पापा, मुझे घर से निकाल दिया गया है। मैं क्या करूं? मैं बिल्कुल अकेली हूं। अपनी सौतेली मां द्वारा घर से निकाले जाने के बाद वह लड़की अपने पिता की समाधि के सामने टूटकर बिखर गई। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, न ही कोई ऐसा था जिसका वह सहारा ले सके। आखिर में उसे बस अपने पिता का नंबर याद आया। कांपते हाथों से उसने अपने मृत पिता के नंबर पर एक मैसेज भेजा, लेकिन तभी मैसेज पढ़ा गया, रीड में बदल गया और कुछ देर बाद एक काली मर्सिडीज बेंज समाधि स्थल में दाखिल हुई। उसमें से एक महिला उतरी। आखिर इस लड़की के साथ क्या होने वाला है? कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं। हम कामना करते हैं कि उस जगह पर सौभाग्य की वर्षा हो। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी थी। खिड़की के बाहर बर्फबारी तो नहीं, पर घना कोहरा छाया हुआ था और सर्द हवाएं चल रही थीं। सफेद धुंध की चादर हर चीज को ढक रही थी, लेकिन अनन्या के लिए यह सर्दी बहुत ही ज्यादा ठंडी और अकेली थी। उसके पापा को गुरे हुए 365 दिन हो चुके थे। हर एक दिन कितना लंबा था यह वही जानती थी। अनन्या अपने कमरे के कोने में घुटने मोक कर बैठी थी। कमरा भी क्या, बस एक छोटा सा स्टोर रूम था जिसे बमुश्किल सान किया गया था। बिस्तर भी नहीं था, बस एक पतली सी चादर ही उसका सब कुछ थी। खिड़की की दरारों से बर्फीली हवा अंदर आ रही थी। उन दरारों को बंद करने वाला कोई नहीं था। दीवारों पर सीलन और फफूंद लगी हुई थी। छत के कोने में पानी रिसने के निशान थे। यह कमरा गर्मियों में तपता और सर्दियों में जमता था। जब पापा हिंदा थे तब सब कुछ अलग था। पापा हमेशा अनन्या के कमरे की खिड़की की दरारें जांचते थे, यह कहते हुए, मेरी बिटिया को ठंड लग जाएगी। थोड़ी सी भी ठंड लगने पर वह एक और कंबल ओढ़ा देते थे। हाथ ठंडे हो जाते तो फूंक मारकर गरमा देते थे, लेकिन अब कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि 19 साल की उम्र खिलने की होती है। उसके दोस्त कॉलेज की तैयारी और भविष्य की चिंताओं में व्यस्त थे, लेकिन अनन्या के लिए कोई भविष्य नहीं था। बस आज का दिन किसी तरह गुआर लेना ही उसका सब कुछ था। स्कूल से लौटने पर कोई खाना बनाकर देने वाला नहीं था, बीमार पड़ने पर कोई दवा देने वाला नहीं था और परेशान होने पर गले लगाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। ऊपर से कदमों की आवाज आई, खट खट। यह उसकी सौतेली मां मीरा शर्मा के कदमों की आवाज थी। अनन्या का शरीर सिकुड़ गया। यह आवाज सुनते ही उसका दिल बैठने लगता था। मीरा उसके पापा की दूसरी पत्नी, अनन्या की सौतेली मां थी। बाहर से वह एक बहुत ही सभ्य महिला लगती थी। कपड़े साफ सुथरे पहनती थी और बोली भी मीठी थी। लोगों के सामने हमेशा यही कहती थी, भले ही सौतेली है पर मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही मानती हूं। पति के बिना अकेले पालने में मुश्किल तो होती है। लोग सिर हिलाते थे, कहते थे, आप महान हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता वह बदल जाती थी। वह पूरी तरह से एक अलग इंसान बन जाती थी। खाना खुद बनाकर खा लेना, मैं कब तक तुझे खिलाती रहूंगी, पढ़ाई करके क्या करेगी, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। अगर मेरी अपनी मां हिंदा होती तो क्या मुझे यह सब सहना पड़ता? हर दिन यही बातें दोहराई जाती थीं। ये शब्द चाकू के घाव से भी ज्यादा दर्द देते थे। अनन्या ने अपनी सगी मां का चेहरा कभी नहीं देखा था। उसने सुना था कि जब वह बहुत छोटी थी तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। तुम्हारी सगी मां बहुत पहले मर चुकी है, भूल जाओ उसे। उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। मीरा हमेशा यही कहती थी, सख्ती से और बेरुखी से। जब अनन्या छोटी थी तो उसने एक बार पूछा था, मां कैसी थी? यह सवाल सुनकर मीरा का चेहरा सख्त हो गया था और वह चिल्लाई थी, मरे हुए लोगों की बात क्यों करती हो? दोबारा कभी मत पूछना। उसके बाद अनन्या कभी नहीं पूछ सकी। उसे लगा कि अगर पूछेगी तो और भी ज्यादा डांट पड़ेगी। इसीलिए अनन्या ने मान लिया था, उसकी सगी मां मर चुकी है, इस दुनिया में उसे चाहने वाला कोई नहीं है। वह यही मानकर जी रही थी। धम, ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। उसके बाद मीरा की तीखी आवाज सुनाई दी, अनन्या ऊपर आओ। अनन्या का दिल धक से रह गया। फिर क्या गलती हो गई? अब किस बात पर डांट पड़ेगी? कांपते पैरों से अनन्या सीढ़ियां चढ़ने लगी। एक एक सीढ़ी उसके पैर भारी हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में पत्थर बंधे हों। बैठक में मीरा खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना संदूक था। यह उसके पापा की चीहों का संदूक था। अनन्या की आंखें बड़ी हो गईं। यह तो पापा का है, मुझे पता है, मीरा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। 1 साल हो गया है, अब इसे साज करना होगा। कब तक इसे कबाड़ की तरह जमा करके रखोगी?
साज करने का मतलब फेंक दूंगी। ये सब बेकार की चीजें ही तो हैं। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। नहीं, अनन्या चिल्लाई। जिंदगी में पहली बार वह अपनी सौतेली मां का विरोध कर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यह पापा का है, आप इसे नहीं फेंक सकती। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी नर्रें ठंडी हो गईं। क्या तुमने अभी मुझसे कहा नहीं? यह पापा की आखिरी निशानियां हैं, प्लीज। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। मीरा ने हंसते हुए कहा, पापा पापा करना बंद करो अब। तुम्हारे पापा मर चुके हैं। मरे हुए इंसान की चीहों को पकड़कर क्या करोगी? मीरा ने संदूक को रश पर पटक दिया। धम्म, एक भारी आवाज गूंजी। खुद सा कर लो, अगर कल तक नहीं हटाया तो मैं सब कुछ बाहर फेंक दूंगी। और वह मुड़कर चली गई। खट खट खट, कदमों की आवाज दूर होती गई। अनन्या वहीं बैठ गई, उसके पैरों में जान नहीं बची थी। उसने संदूक खोला, उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर होर से धड़क रहा था। पापा का पुराना बटुआ, एक समय का उनका चश्मा, कंपनी का आई कार्ड, हाथों के निशान वाली एक डायरी, हर एक चीज पापा की याद दिला रही थी। ऐसा लगा जैसे पापा की खुशबू आ रही हो। अनन्या ने डायरी निकाली, खोलकर देखा तो पापा की लिखावट भरी हुई थी। अनन्या के स्कूल का टाइम टेबल, अनन्या का पसंदीदा खाना, अनन्या के जन्मदिन के तोहफों की लिस्ट, सब कुछ अनन्या के बारे में था। पापा उसके बारे में इतना सोचते थे। अनन्या को यह आज पता चला। आंसू टप टप गिरने लगे। पापा। अनन्या ने डायरी को सीने से लगा लिया। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसके हाथ आखिरी पन्ने पर रुक गए। वहां एक नोट लिखा हुआ था, पापा की लिखावट में, थोड़ी तिरछी पर साफ तौर पर पापा की ही लिखावट थी। अगर सच में सब कुछ खत्म हो जाए तो पापा के नंबर पर मैसेज करना, वह पहुंच जाएगा। अनन्या बस उस वाक्य को देखती रही। इसका क्या मतलब है? पापा के नंबर पर मैसेज करने को कहा है। पापा तो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। खट खट, तेजी से आते कदमों की आवाज। मीरा फिर से बैठक में आ गई थी। क्या अभी तक यहीं बैठी हो? मीरा की नजर अनन्या के हाथ में पकड़ी डायरी पर गई और फिर खुले हुए आखिरी पन्ने पर। मीरा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। यह क्या है? अनन्या ने डायरी को सीने से छिपा लिया। पापा की डायरी है। नहीं, उस पन्ने पर क्या लिखा है? मीरा पास आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह डरी हुई हो, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। यह वह ठंडी और शांत मीरा नहीं थी। दिखाओ। नहीं, अभी नहीं दिखाओगी। मीरा ने हाथ बढ़ाया। उसने अनन्या के हाथ से डायरी छीन ली। नहीं। अनन्या ने हाथ बढ़ाया, पर देर हो चुकी थी। मीरा ने डायरी खोली। उसने आखिरी पन्ना पढ़ा। उसी पल मीरा का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अगर सच में सब कुछ खात्म हो जाए तो पापा के नंबर पर मैसेज करना, वह पहुंच जाएगा। मीरा के हाथ कांपने लगे। डायरी पकड़े हुए उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। यह क्या है? उसकी आवाज भी कांप रही थी। अनन्या को कुछ समझ नहीं आया। वह इतना क्यों डर रही है? यह तो बस पापा का लिखा एक नोट है। मीरा ने अचानक डायरी फेंक दी। डायरी जर्ज पर गिर गई, खुली हुई। उस नंबर को कभी हाथ मत लगाना, वह चिल्लाई। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अनन्या चौंक गई। क्यों क्या हुआ? मैसेज मत करना, समझी? मीरा की आंखों में पागलपन झलक रहा था। वह अपने होश में नहीं लग रही थी। अनन्या एक कदम पीछे हट गई। उसे डर लग रहा था। मीरा ने गहरी सांस ली। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और उसने अनन्या को घूर कर देखा। तुम आज अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। क्या? निकल जाओ, इस घर से निकल जाओ। अनन्या का दिमाग सुन्न हो गया। उसके कान बहरे हो गए। क्यों? मैंने क्या किया है? तुम यहां नहीं रह सकती। अभी अपना सामान बांधो और निकल जाओ। मीरा की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। मीरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तो बस पापा की चीजें देखी थी, बस एक डायरी पढ़ी थी। अचानक उसे घर से क्यों निकाला जा रहा है? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, प्लीज। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वह मेरी समस्या है, निकलो। मीरा मुड़ गई। उसने दोबारा अनन्या की तरफ नहीं देखा। उस रात अनन्या एक छोटा सा बैग लेकर घर से निकाल दी गई। मुख्य दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। ताला लगने की आवाज आई। बाहर घना कोहरा था।
सर्द हवाएं उसके चेहरे पर लग रही थीं। बहुत ठंडा था, बहुत ही ज्यादा ठंडा था। उसकी जेब में पैसे भी नहीं थे, जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। अनन्या काफी देर तक गली में खड़ी रही। आते जाते लोग उसे घूर कर देख रहे थे, लेकिन कोई नहीं रुका। किसी ने नहीं पूछा, तुम ठीक हो? अनन्या ने अपनी जेब से डायरी निकाली। मीरा के फेंकने के बाद उसने चुपके से उठा ली थी। वह उसे कभी नहीं खो सकती थी। उसने आखिरी पन्ना खोला। अगर सच में सब कुछ खत्म हो जाए तो पापा के नंबर पर मैसेज करना, वह पहुंच जाएगा। पापा। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, मुझे घर से निकाल दिया गया है। आसमान से ओस की बूंदें गिर रही थीं, जैसे पापा ही भेज रहे हों। अनन्या ने बैग को कसकर पकड़ा और अंधेरे में चलने लगी। उसकी मंजिल तय थी, वह जगह जहां पापा सो रहे थे, पापा की समाधि। बस वही जगह उसे याद आ रही थी। कोहरा और भी घना हो रहा था। यह सिर्फ धुंध नहीं थी, यह एक बर्फीला तूफान था। हवा तेजी से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चेहरे पर थप्पड़ पड़ रहे हों। अनन्या सिर झुकाकर चलती रही। एक कदम, फिर दूसरा कदम। उसके पैर कोहरे में खो रहे थे। उसके जूते गीले हो गए थे। पैरों की उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी जेब में बस 10 रुपये का एक नोट था। वह भी कब रखा था उसे याद नहीं था। सार्वजनिक समाधि स्थल तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगना था। आम दिनों में वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अब बात अलग थी। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। पापा के पास जाने के अलावा उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। अनन्या ने दांत भींच लिए और चलती रही। सड़कें खाली थीं। ऐसे बर्फीले तूफान में बाहर घूमने वाला कोई नहीं था। दुकानें भी जल्दी बंद हो गई थीं। कभी कभी कोई कार गुजर जाती थी। हेडलाइट की रोशनी अनन्या पर पड़ती और गुजर जाती थी, लेकिन कोई नहीं रुका। किसी ने शीशा नीचे करके नहीं पूछा, तुम ठीक हो? अनन्या को लगा कि यह स्वाभाविक है। उसके जैसे किसी की परवाह कौन करेगा जिसे कोई नहीं चाहता। 1 घंटा या शायद उससे भी ज्यादा समय लगा होगा। अनन्या को समय का एहसास नहीं रहा। वह बस चलती रही, चलती रही। आखिरकार समाधि स्थल का गेट दिखाई दिया। लोहे का गेट कसकर बंद था। उस पर लिखा था, रात में प्रवेश वर्जित है। लेकिन अनन्या ने परवाह नहीं की। वह दीवार फांद गई। दीवार नीची थी, इसलिए मुश्किल नहीं हुई। उसकी सलवार फट गई, पर उसे कोई जर्क नहीं पड़ा। समाधि स्थल के अंदर शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोहरे ने सारी आवाज़ों को निगल लिया हो। सिर्फ हवा की साएं साएं की आवाज आ रही थीं। समाधियां कतार में बनी हुई थीं, सफेद कोहरे से ढकी हुई थीं। अनन्या एक जानी पहचानी राह पर चली। 1 साल में वह कई बार इस रास्ते पर आई थी, अपनी सौतेली मां से छिपकर, स्कूल के बाद अकेले। हर बार बस का किराया बचाने के लिए वह दोपहर का खाना नहीं खाती थी। फिर भी वह पापा का चेहरा देखना चाहती थी। आखिरकार वह पहुंच गई। पापा की समाधि, राजेश कुमार, यह 3 शब्द खुदे हुए थे। अनन्या समाधि के सामने घुटनों के बल बैठ गई। जमीन पर ओस की मोटी परत थी, ठंडी और गीली, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। पापा। उसके मुंह से पहला शब्द निकला। उसकी आवाज फट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में बिखर जाएगी। पापा, मैं हूं। अनन्या। कोई जवाब नहीं आया। यह स्वाभाविक था। पापा तो उस ठंडी जमीन के नीचे सो रहे थे। अनन्या ने समाधि को सहलाया, उस पर जमी ओस को सांच किया ताकि पापा का नाम सा सा दिखे। पापा, मुझे घर से निकाल दिया गया है। उसकी आवाज कांप रही थी। सौतेली मां ने आज मुझे जाने के लिए कह दिया। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। गर्म आंसू उसके ठंडे चेहरे पर गिर रहे थे। पापा, मैं क्या करूं? मैं सच में अकेली हूं। हवा और तेंब हो गई। बर्फीला कोहरा अनन्या को ढक रहा था। उसके कपड़े गीले हो रहे थे और शरीर जम रहा था, लेकिन अनन्या हिली नहीं। वह बस वहीं बैठी रही, पापा के पास। पापा, आप क्यों चले गए? मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे भी अपने साथ ले जाते। मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? अनन्या ने बैग से डायरी निकाली। उसके हाथ इतने ठंडे थे कि ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कांपते हाथों से उसने पन्ने पलटे। आखिरी पन्ना, पापा की लिखावट। अगर सच में सब कुछ खत्म हो जाए, मत्तूरी काका काम को बीच कराएगा, तो पापा के नंबर पर मैसेज करना, वह पहुंच जाएगा। अनन्या उस लिखावट को काफी देर तक देखती रही। पापा, अनन्या ने फुसफुसाया, इसका क्या मतलब है? यह किसके पास पहुंचेगा? कोई जवाब नहीं था।
सिर्ज हवा की आवा गूंज रही थी। अनन्या ने अपनी जेब से बाहोन निकाला। यह एक पुराना बाहोन था। स्क्रीन पर दरारें थीं। बैटरी बहुत कम बची थी। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि बटन दबाना मुश्किल हो रहा था। उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। पापा, यह नाम अभी भी सेव था। 1 साल बीत गया था, पर वह इसे डिलीट नहीं कर सकी थी। उसे लगता था कि अगर डिलीट कर दिया तो पापा सच में चले जाएंगे। अनन्या उस नाम को काफी देर तक देखती रही। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पापा, अनन्या ने फुसफुसाया, यह सच में मेरा आखिरी पल है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंसू झोन पर गिरने लगे। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है और सगी माँ के बारे में कहा जाता है कि वह मर चुकी है। उसकी आवाज धीमी होती गई। मेरा कोई नहीं है, सच में कोई नहीं है। अनन्या ने कांपती उंगलियों से मैसेज बॉक्स खोला। उसने एक एक अक्षर टाइप किया। पापा, मुझे घर से निकाल दिया गया है। मैं आपकी समाधि के सामने हूं। बहुत ठंड है। मैं भी आपके पास आ रही हूं। उसकी उंगलियां रुक गईं। उसने आखिरी वाक्य को देखा। क्या सच में भेज दूं? मरे हुए पापा को मैसेज भेजने का क्या मतलब है? लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। पापा के कहे आखिरी शब्द, पापा के नंबर पर मैसेज करना। वह पहुंच जाएगा। वह क्या है यह वह नहीं जानती थी, पर वह कोशिश करना चाहती थी। आखिर में अनन्या ने आंखें बंद कीं और सेंड बटन दबा दिया। मैसेज चला गया। स्क्रीन पर मैसेज सेंट लिखा हुआ आया। अनन्या ने फोन को नीचे देखा। साहिर है, कोई जवाब नहीं आएगा। पापा तो मर चुके हैं, उसने यही सोचा। लेकिन कुछ सेकंड बाद स्क्रीन बदल गई। मैसेज के बगल में छोटे अक्षरों में लिखा था, पढ़ा गया रीड। अनन्या की आंखें फटी रह गईं। पढ़ा गया? यह अविश्वसनीय था। मरे हुए पापा का नंबर, जो 1 साल पहले बंद हो गया होगा, उस पर पढ़ा गया का निशान कैसे आ सकता है? अनन्या ने फोन को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ पागलों की तरह कांप रहे थे। यह क्या है? बर्फीला तूफान और तेप हो गया। लेकिन अनन्या की आंखों को सिर्फ स्क्रीन दिखाई दे रही थी। पढ़ा गया, ये 2 शब्द उसके दिल को दहला रहे थे। किसने पढ़ा? पापा का नंबर कौन इस्तेमाल कर रहा है? अनन्या का दिमाग सुन्न हो गया। कोई जवाब नहीं आया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, समय बीतता गया, पर कोई जवाब नहीं था। अनन्या धीरे धीरे थक रही थी। ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। उसकी पलकें भारी हो रही थीं। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। पापा, अनन्या सिसकी। किसने पढ़ा है? जवाब दो। लेकिन कोई जवाब नहीं था। ओन की बैटरी ब्लिंक करने लगी। वह जल्द ही बंद होने वाला था। अनन्या ने ओन को सीने से लगा लिया। पापा, उसकी आवाज धीमी होती गई। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं बहुत थक गई हूं। आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं भी मम्मी पापा के पास आ रही हूं। अनन्या का शरीर आगे की ओर झुका। वह बर्ज पर गिर गई। उसकी चेतना धीरे धीरे जा रही थी। बर्फीले तूफान की आवाज दूर होती जा रही थी। ठंड भी महसूस नहीं हो रही थी। वह बस सोना चाहती थी। हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेना चाहती थी। पापा के पास हमेशा के लिए। कितना समय बीता होगा? अनन्या ने धुंधले तौर पर कुछ महसूस किया। आवाज, यह कैसी आवाज थी? खट 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 कदमों की आवाज लग रही थी। और एक आवाज, कोई उसे पुकार रहा था। यहां कोई है। अनन्या ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी पलकें बहुत भारी थीं। किसी ने उसके शरीर को उठाया। उसे गर्म हाथों का एहसास हुआ। हे भगवान, यह तो बिल्कुल ठंडी है। एक कांपती हुई आवाज थी। एक महिला की आवाज। उसने यह आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन न जाने क्यों यह जानी पहचानी भी लग रही थी। अनन्या ने धुंधले स्वर में कहा, कौन है आप? उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उस महिला ने शायद सुन लिया था। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, मां हूं मैं, तुम्हारी मां। अनन्या के कानों में यह शब्द गूंजे। मां? यह क्या बात हुई? मां तो मर चुकी है। सौतेली मां ने तो यही कहा था। अनन्या को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी चेतना धीरे धीरे जा रही थी। आखिरकार अनन्या पूरी तरह से बेहोश हो गई। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह उस महिला के रोने की आवाज थी। समाधि स्थल के गेट पर 3 काली मर्सिडीज आकर रुकीं। बर्फीले तूफान में भी उनकी हेडलाइट्स चमक रही थीं। इंजन की आवाज ने समाधि स्थल की शांति को भंग कर दिया। पहली कार से काले कोट पहने हुए कुछ आदमी उतरे। वे बॉडीगार्ड्स थे। उन्होंने तेजी से आसपास का मुआयना किया। उनके हाथों में टॉर्च थी। इस तरफ एक बॉडीगार्ड चिल्लाया। टॉर्च की रोशनी एक समाधि के सामने पड़ी।
बर्ज पर एक छोटा सा शरीर पड़ा हुआ था। आखिरी कार का दरवाजा खुला। 50 साल की एक महिला उतरी, आरोही सिंह चौहान, भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक की चेयरमैन। वह आज हमेशा की तरह नहीं थीं। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उनकी आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे रास्ते रोती हुई आई हैं। कहाँ है वह, कहाँ है? आरोही की आवाज आ कांप रही थी। उनके पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर वर्मा आगे बढ़े। इस तरफ। मैडम। आरोही ने ऊंची हील पहनी हुई थी। बर्ज में चलने के लिए यह ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। वह लगभग दौड़ते हुए चलीं। उनके पैर बर्ज में धंस रहे थे। वह गिरने वाली थीं, पर रुकी नहीं। आखिरकार वह समाधि के सामने पहुंची। आरोही की आंखों ने अनन्या को देखा। बर्ज पर पड़ा एक छोटा सा शरीर, चेहरा पीला था, होंठ नीले पड़ गए थे। उसके हाथ में एक बोन कसकर पकड़ा हुआ था। स्क्रीन पर पढ़ा गया शब्द दिखाई दे रहा था। आरोही के घुटने जवाब दे गए। वह बर्ज पर धड़ाम से बैठ गईं। अनन्या। आरोही के मुंह से यह नाम निकला। 18 साल बाद वह यह नाम ले रही थीं। अपनी बेटी की मौत की खबर मिलने के बाद उन्होंने कभी यह नाम नहीं लिया था, लेकिन यह नाम उनके दिल से कभी नहीं गया था। अनन्या। आरोही ने कांपते हाथों से अनन्या का चेहरा छुआ। ठंडा था, बर्ज की तरह ठंडा था। नहीं, नहीं, नहीं। आरोही ने अनन्या को अपनी गोद में ले लिया। एक छोटा सा शरीर, बहुत हल्का। यह महसूस हो रहा था कि उसने ठीक से खाया नहीं है। उसकी हड्डियां महसूस हो रही थीं। यह सब कैसे हो गया? आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। यह 18 साल से रोके हुए आंसू थे। जब उन्हें अपनी बेटी की मौत की खबर मिली थी, तब भी वह ऐसे नहीं रोई थीं, लेकिन अब वह रुक नहीं सकती थीं। एक बॉडीगार्ड पास आया। मैडम, बच्ची को जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। कंबल, कंबल लाओ। आरोही चिल्लाई। बॉडीगार्ड तेजी से कार की तरफ भागा। वह एक मोटा कंबल ले आया। आरोही ने खुद अनन्या को कंबल में लपेटा, बहुत सावधानी से, जैसे कोई कीमती चीज हो जो टूट सकती है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अनन्या, मां आ गई है। अनन्या ने धुंधले तौर पर आंखें खोलीं। उसे धुंधला दिख रहा था। बस इतना महसूस हो रहा था कि किसी ने उसे गोद में लिया हुआ है। गर्म था। बहुत समय बाद उसे यह गर्माहट महसूस हुई थी। कौन है आप? अनन्या ने मुश्किल से पूछा। आरोही ने अनन्या के चेहरे को नीचे देखा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मां हूं मैं, तुम्हारी मां। आरोही की आवाज कांप रही थी। मुझे लगा था कि तुम मर चुकी हो, मां। अनन्या को कुछ समझ नहीं आया। मां तो मर चुकी है। सौतेली मां ने तो यही कहा था, बहुत पहले मर चुकी है। आप क्या कह रही हैं? अनन्या की आवाज फट रही थी। मां तो मर चुकी हैं। आरोही का चेहरा बिगड़ गया। तुमसे यह किसने कहा? किसने? अनन्या की चेतना फिर से जाने लगी। वह बहुत थक चुकी थी, तन से भी, मन से भी। लेकिन आखिरी चीज जो उसने महसूस की, वह एक गर्म गोद थी। पापा के जाने के बाद पहली बार उसे यह गर्माहट महसूस हुई थी। अनन्या उस गोद में ही फिर से आंखें बंद कर ली। आरोही ने अनन्या को उठाया। वह उम्मीद से ज्यादा हल्की थी। 19 साल की लड़की जैसी नहीं लग रही थी। गाड़ी में आरोही ने आदेश दिया। मिस्टर वर्मा ने आगे बढ़कर रास्ता बनाया। बॉडीगार्ड्स ने आसपास की निगरानी की। बर्फीला तूफान अभी भी जारी था, लेकिन आरोही एक कदम भी नहीं डगमगाई। वह अपनी बेटी को गोद में लिए हुए चली। 18 साल बाद मिली बेटी, जिसे वह बनाया मरा हुआ समझती थी। वह कार में बैठी। आरोही ने अनन्या को अपनी गोद में लिटा लिया। कंबल को और कसकर लपेट दिया। हीटर फुल पर कर दो। ड्राइवर ने तेजी से हीटर चालू किया। गर्म हवा कार में भरने लगी। आरोही ने अनन्या के ठंडे हाथ पकड़े। दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। फूंक मारकर गरमाने लगी। मिस्टर वर्मा ने धीरे से कहा, मैडम, हम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने पहले ही बात कर ली है। आरोही ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी नजरें अनन्या पर ही थीं। वह अपनी बेटी के चेहरे को काफी देर तक देखती रहीं। राजेश पर गई है। आरोही के मुंह से एक धीमी सी फुसफुसाहट निकली। राजेश कुमार, अनन्या के पिता, वह आदमी जिससे आरोही ने प्यार किया था। तभी आरोही की नजर अनन्या के हाथ पर रुकी। उसने भौन पकड़ा हुआ था, जैसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। आरोही ने धीरे से भौन निकाला। स्क्रीन देखी। मैसेज बॉक्स खुला हुआ था। पापा, मुझे घर से निकाल दिया गया है। मैं आपकी समाधि के सामने हूं। बहुत ठंड है। मैं भी आपके पास आ रही हूं। और उसके बगल में पढ़ा गया। आरोही के हाथ कांप गए। इस बच्ची ने यह मैसेज भेजा था। अपने मरे हुए पापा को भेजा गया आखिरी मैसेज। मैं भी आपके पास आ रही हूं। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। ये
बच्ची कितनी मजबूर होगी कि उसने मरे हुए पापा को मैसेज भेजा। कितनी अकेली होगी कि वह पापा के पास जाना चाहती थी। माम कर दो, आरोही फूट फूट कर रोई। माम कर दो अनन्या। मां को पता नहीं था। उसने अनन्या को और कसकर गले लगा लिया। मुझे देर हो गई, बहुत देर हो गई। कार में आरोही के रोने की आवाज गूंज रही थी। पढ़ा गया। आरोही ने उस निशान को फिर से देखा। यह निशान था कि उसने पढ़ा है। राजेश की मौत के बाद आरोही ने वह नंबर अपने नाम पर करवा लिया था। वह उसे बंद नहीं कर सकती थी। राजेश से जुड़ी आखिरी चीज यही वह नंबर था। इसीलिए अनन्या का मैसेज उनके पास आया था। आरोही को अब समझ आया कि उन्होंने वह नंबर क्यों बंद नहीं किया था। राजेश ने एक बात कही, अगर सच में सब कुछ खत्म हो जाए तो इस नंबर से मदद मिलेगी। उस वक्त उन्हें समझ नहीं आया था, लेकिन अब वह समझ गई थीं। राजेश जानते थे कि एक दिन उनकी बेटी इस नंबर पर संपर्क करेगी, इसलिए उन्होंने यह नंबर आरोही को सौंपा था। राजेश, आरोही ने फुसफुसाया, तुमने उसे बचाया है। आखिर तक आंसू रुक नहीं रहे थे। कार बर्फीले तूफान को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अस्पताल की तरफ अनन्या गहरी नींद में सो रही थी। बहुत समय बाद गर्माहट महसूस करते हुए, बहुत समय बाद किसी की गोद में। उसे अभी पता नहीं था कि उसकी जिंदगी इस पल से पूरी तरह बदलने वाली, कि जिसे वह मरा हुआ समझती थी वह मां उसके बगल में ही है। आरोही ने अनन्या के माथे पर चूमा। अब सब ठीक है, मां आ गई है। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें एक महबूत इरादा था। अब दोबारा नहीं खोऊंगी। कार पूरी रात चलती रही। बर्फीला तूफान धीरे धीरे थम रहा था। सुबह होने लगी थी। आरोही एक पल भी नहीं सोई थी। अनन्या का हाथ पकड़े हुए वह एक पल के लिए भी नजरें नहीं हटा पाई। कहीं वह जाग न जाए, कहीं वह फिर से गायब न हो जाए। जब वे अस्पताल पहुंचे तब सुबह के 5 बज रहे थे। इमरजेंसी रूम में हलचल थी। मेडिकल स्टाफ दौड़कर आया। हाइपोथर्मिया है, जल्दी से शरीर का तापमान बढ़ाना होगा। अनन्या को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। आरोही पीछे जाने लगी, लेकिन मेडिकल स्टाफ ने रोक दिया। आप बाहर इंतरा। आरोही इमरजेंसी रूम के बाहर गलियारे में खड़ी हो गई। उनके पैरों में जान नहीं बची थी। वह दीवार के सहारे बमुश्किल खड़ी थीं। मिस्टर वर्मा पास आए। मैडम, बैठ जाइए। वह एक कुर्सी ले आए थे। आरोही ने सिर हिलाया। नहीं बैठूंगी, खड़ी रहूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। 1 घंटा, 2 घंटे बीत गए। आरोही हिली भी नहीं। वह बस इमरजेंसी रूम के दरवाजे को देखती रही। उनके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। 18 साल पहले की यादें तारा हो गईं। उस वक्त आरोही एक युवा बिजनेस वूमन थी। अपने पिता से मिली कंपनी को बढ़ाने में व्यस्त थीं। दिन रात काम करती थीं। तभी उनकी मुलाकात राजेश कुमार से हुई। वह एक आम नौकरी पेशा इंसान थे। अमीर परिवार से उनका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन आरोही उनकी तरह खिंची चली गईं। वह एक बहुत अच्छे इंसान थे। पैसे या पद के बजाय वह आरोही को आरोही की तरह देखते थे। दोनों में प्यार हो गया, लेकिन आसपास के लोगों ने विरोध किया। एक अरबपति चेयरमैन एक आम नौकरी पेशा इंसान से शादी करेगी? यह तो हो ही नहीं सकता। कंपनी की इमेज का क्या होगा? बोर्ड और डायरेक्टर्स ने विरोध किया, यहां तक कि धमकी भी दी। अगर आप उस आदमी से शादी करेंगी तो हम आपको चेयरमैन के पद से हटा देंगे। आरोही डटी रही। उन्होंने सोचा कि राजेश के साथ वह सब कुछ सह लेंगी। कंपनी न भी रहे तो कोई बात नहीं। इस तरह दोनों ने शादी कर ली और अनन्या का जन्म हुआ। एक बहुत ही प्यारी बेटी। वह बिल्कुल आरोही पर गई थी। आरोही बहुत खुश थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया हो। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। कंपनी के बोर्ड और डायरेक्टर्स का दबाव बढ़ने लगा। अगर परिवार चुनना है तो कंपनी छोड़ दीजिए। आप दोनों चीजें नहीं पा सकती। आरोही दुविधा में पड़ गईं। पिता की छोड़ी हुई कंपनी, हारों कर्मचारियों की जिंदगी, वह उसे नहीं छोड़ सकती थी। आखिरकार आरोही ने भाचला किया राजेश से तलाक लेने का, लेकिन उन्होंने कहा कि वह बेटी को अपने साथ ले जाएंगी। पर राजेश ने रोक दिया। अनन्या को मैं पालूंगा। आरोही को समझ नहीं आया। क्यों? मैं उसे बेहतर माहौल दे सकती हूं। राजेश ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास रहकर अनन्या खतरे में रहेगी। आरोही को यह बात समझ नहीं आई। खतरे में? आप क्या कह रहे हैं? राजेश ने जवाब नहीं दिया। वह बस दुखी आंखों से आरोही को देखते रहे। तुम्हें बाद में पता चलेगा। अभी अनन्या को बचाना ज्यादा जरूरी है। इस तरह अनन्या राजेश के पास चली गई। आरोही का दिल टूट रहा था, लेकिन उन्हें राजेश पर भरोसा था
कि वह अनन्या को बचा लेंगे। उसके 1 साल बाद आरोही को एक गब्बर मिली। आपकी बेटी की मृत्यु हो गई है। आरोही टूट गईं। क्या कह रहे हैं आप? यह कैसे हुआ? एक सड़क हादसा। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आरोही पागल हो रही थीं। वह पुष्टि करना चाहती थीं, खुद जाकर पता लगाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें एक धमकी मिली। अगर और छानबीन की तो तुम्हारी कंपनी भी नहीं बचेगी। कोई उन्हें रोक रहा था। कोई आरोही को सच तक पहुंचने नहीं देना चाहता था। आखिरकार आरोही ने हार मान ली। उन्होंने मान लिया कि उनकी बेटी मर चुकी है। उसके बाद 18 साल आरोही सिर्फ काम में डूबी रहीं। कंपनी को बड़ा किया और बड़ा किया। वह भारत की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन बन गईं। लेकिन उनके दिल में हमेशा एक खालीपन रहा, बेटी को खोने का खालीपन जो कभी नहीं भर सकता था। और कल रात राजेश के नंबर से एक मैसेज आया, पापा मुझे घर से निकाल दिया गया है। मैं आपकी समाधि के सामने हूं। बहुत ठंड है। मैं भी आपके पास आ रही हूं। आरोही का दिल रुक सा गया था। यह मैसेज किसने भेजा है? राजेश तो 1 साल पहले मर चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? आरोही सब कुछ छोड़कर दौड़ी। अपनी मर्सिडीज लेकर बॉडीगार्ड्स के साथ बर्फीले तूफान को चीरती हुई समाधि स्थल पहुंची। और वहां उन्होंने अनन्या को पाया। 18 साल से जिसे वह मरा हुआ समझ रही थीं, वह बेटी इंदा थी। इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। आरोही दौड़कर गईं। क्या हुआ? मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर ने सिर हिलाया। नौने सरता जान को कोई हाइपोथर्मिया गंभीर था, पर समय पर पता चल गया, इसीलिए वह ठीक हो गई है। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनन्या को एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। आरोही रूम में एक कुर्सी पर बैठी थी, अनन्या का हाथ पकड़े हुए। अनन्या अभी भी सो रही थी। उसके प्राइवेट रूम में चेहरे पर धीरे धीरे रंग लौट रहा था। होंठ भी गुलाबी हो गए थे। आरोही अपनी बेटी के चेहरे को काफी देर तक देखती रही। तुम हिंदा थी। उसकी आवाज कांप रही थी। 18 साल तक कहां थी? क्या कर रही थी? तभी अनन्या ने आंखें खोली। धीरे धीरे उसकी पलकें उठीं। धुंधली आंखों ने छत को देखा। मैं कहां हूं? अनन्या ने मुश्किल से पूछा। आरोही ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। अस्पताल में। तुम ठीक हो अनन्या? अनन्या ने सिर घुमाया। आरोही को देखा। आप कौन हैं? अनन्या की आवाज फट रही थी। आरोही का दिल टूट रहा था। बेटी उसे नहीं पहचानती, यह स्वाभाविक था। 1 साल की उम्र में अलग हुई थी, उसे कैसे याद रहता? मां हूं मैं, तुम्हारी सगी मां। अनन्या की आंखें बड़ी हो गईं। सगी मां? यह नहीं हो सकता। अनन्या ने सिर हिलाया। मां तो मर चुकी हैं, सौतेली मां ने कहा था। बहुत पहले मर चुकी हैं। आरोही का चेहरा बिगड़ गया। किसने यह झूठ बोला? अनन्या उलझन में थी। सौतेली मां ने सान कहा था, सगी मां मर चुकी है, पर सामने खड़ी यह महिला खुद को सगी मां बता रही थी। झूठ मत बोलिए। अनन्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया। अगर मां हिंदा थी तो आप मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई? 18 साल तक क्यों नहीं? अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। आपको पता है पापा के बिना कितनी मुश्किल हुई? सौतेली मां ने कितना सताया। कल तो घर से निकालकर मरने के लिए छोड़ दिया था। अनन्या चीखी। अगर मां हिंदा थी तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गईं? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? आरोही भी रोई। मुझे भी नहीं पता था। मुझे लगा था कि तुम मर चुकी हो। आरोही की आवाज फट रही थी। किसी ने मुझसे झूठ बोला था कि तुम एक हादसे में मर गई हो और तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अनन्या को कुछ समझ नहीं आया। यह क्या बात हुई? कोई ऐसा झूठ क्यों बोलेगा? आरोही ने अनन्या का हाथ फिर से पकड़ा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता लगाऊंगी कि किसने हमें अलग किया। तभी रूम का दरवाजा खुला। मिस्टर वर्मा अंदर आए। उनके पीछे सूट पहने एक महिला थी, 40 साल की, शांत और सभ्य दिख रही थीं। आरोही उन्हें देखकर खड़ी हो गईं। आप आ गईं? जी मैडम। महिला ने सिर झुकाया। आरोही ने अनन्या को देखा। यह एडवोकेट प्रिया मेनन है। तुम्हारे पापा ने हिंदा रहते हुए इन्हें तैयार किया था। अनन्या की आंखें बड़ी हो गईं। पापा ने? एडवोकेट प्रिया मेनन ने सिर हिलाया। राजेश जी ने मुझे कुछ सीलबंद दस्तावेज सौंपे थे। कहा था कि अगर उनकी बेटी पर कोई मुसीबत आए तो इन्हें खोलना। अनन्या का दिल धड़कने लगा। पापा ने क्या छोड़ा है? वह क्या है? प्रिया ने अपने बैग से एक लिहारा निकाला। यह राजेश जी के छोड़े हुए रिकॉर्ड्स हैं।
मुझे लगता है कि अब इन्हें खोलने का समय आ गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। एडवोकेट प्रिया मेनन ने लिहाए को मेज पर रख दिया। यह एक पुराना लिहाया था। उसके कोने घिस चुके थे और वह पीला पड़ गया था। उस पर सालों के निशान थे। लिहाए के ऊपर पापा की लिखावट थी, अनन्या के लिए। ये 3 शब्द अनन्या के दिल को छू गए। अनन्या का दिल जोर हर से धड़कने लगा। उसकी हथेलियों में पसीना आ गया। यह लिहाहा राजेश जी ने 3 साल पहले मुझे दिया था। प्रिया ने शांति से समझाया। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी बेटी पर कोई मुसीबत आए तभी इसे खोलना। उससे पहले इसे कभी न खोलने की सख्त हिदायत दी थी। अनन्या ने लिहाए को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। पापा की छोड़ी हुई चीज, पापा का आखिरी संदेश। 3 साल पहले जब पापा हिंदा थे, उन्होंने तभी से यह तैयारी कर रखी थी। क्या मैं इसे खोल सकती हूं? अनन्या ने धीरे से पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। बिल्कुल, यह असल में आपका ही है। राजेश जी ने यह आपके लिए ही छोड़ा था। अनन्या ने कांपते हाथों से लिलारा खोला। लिलारे का मुंह खुलने पर चरमराहट की आवाज आई। पुराने कांच की गंध आई। अंदर एक छता और कुछ दस्तावेज थे। अनन्या ने पहले छता निकाला, मुड़े हुए कांची को धीरे धीरे खोला। पापा की लिखावट, वही जानी पहचानी तिरछी लिखावट। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। वह इस लिखावट को कितना देखना चाहती थी। अनन्या के लिए। अनन्या ने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया। अगर तुम यह फूट पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि पापा के साथ कुछ हो गया है। माम करना बेटी कि पापा तुम्हारे पास नहीं है। अनन्या की आवाज फट गई। आंसुओं से अक्षर धुंधले दिख रहे थे। पापा का तुमसे एक राह था, एक राह जो मैंने जिंदगी भर अपने सीने में दबाकर रखा। तुम्हारी सगी मां के बारे में। आरोही ने सांस रोक ली। दोनों हाथ जोड़कर वह अनन्या को देखने लगी। अनन्या ने पढ़ना जारी रखा। तुम्हारी मां मरी नहीं है, वह हिंदा है। पापा ने जानबूझकर उन्हें छिपाया था। अनन्या की आंखें बड़ी हो गईं। हिंदा है, मां हिंदा है। तुम पूछोगी क्यों छिपाया? तुम्हें बचाने के लिए, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। थोट में आगे लिखा था, तुम्हारी मां एक बहुत बड़ी हस्ती है। वह एक बहुत बड़ी कंपनी चलाती है, हारों कर्मचारियों की मालिक है, लेकिन इसलिए उनके दुश्मन भी बहुत हैं। अनन्या बस थोट को देखती रही। एक एक अक्षर उसके दिल में उतर रहा था। अगर यह पता चल जाता कि तुम उनकी बेटी हो तो तुम्हें निशाना बनाने वाले लोग पैदा हो जाते। पैसे के लालची लोग, मां को ब्लैकमेल करने वाले लोग, तुम्हारी जान को खतरा पहुंचाने वाले लोग भी हो सकते थे। इसीलिए पापा ने फैसला किया कि तुम एक आम बच्ची की तरह बड़ी होगी। किसी को तुम्हारी असलियत का पता नहीं चलेगा। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। गालों पर टप टप गिर रहे थे। पापा के लिए तुम्हारे अमीर बेटी की तरह जीने से यादा जरूरी था कि तुम सुरक्षित रहो। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, बड़ा घर, इन सब के बिना भी ठीक है, बस तुम स्वस्थ और सुरक्षित रहो, यही कारी था। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। मां करना, शायद यह पापा का स्वार्थ था। मैं तुम्हें बेहतर चीजें दे सकता था, पर पापा ने तुम्हें रोक दिया। आरोही ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आंसू बह रहे थे, उनके कंधे हिल रहे थे। राजेश, अब उन्हें समझ आया कि वह अनन्या को अपने साथ क्यों ले गए थे। बेटी को बचाने के लिए, वतरों से दूर रखने के लिए। इसीलिए उन्होंने आरोही से उसे अलग कर दिया था। अगर पता चल जाता कि वह एक अरबपति चेयरमैन की बेटी है तो अनन्या निशाना बन सकती थी। अनन्या ने पढ़ना जारी रखा। लेकिन अगर पापा के साथ कुछ हो जाए तो तुम्हें मां के पास जाना होगा। पापा के बिना तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मां वह इंसान है जो तुम्हें बचा सकती हैं। वह दुनिया की सबसे महबूब इंसान है। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। इसलिए पापा ने एक तरिया छोड़ा है। पापा के नंबर पर मैसेज करोगी तो वह मां तक पहुंच जाएगा। पापा ने ऐसा इंतजाम किया है। अनन्या को अब समझ आया। पापा ने डायरी में जो नोट छोड़ा था, अगर सच में सब कुछ खत्म हो जाए तो पापा के नंबर पर मैसेज करना। इसका यही मतलब था। पापा का नंबर मां से जुड़ा हुआ था। पापा जानते थे कि कभी न कभी अनन्या पर संकट आ सकता है, इसलिए उन्होंने यह आखिरी संपर्क सूत्र छोड़ा था। पापा, अनन्या सिस्की। पापा ने आखिर तक मुझे बचाया, मरने के बाद भी मुझे बचाया। आरोही अनन्या के पास गई, बेटी को गले लगा लिया, धीरे से पर महबूती से। राजेश ने इतना कुछ किया। आरोही भी रोई, आंसू रुक नहीं रहे थे। मां कर दो अनन्या। मां को पता नहीं था कि तुम्हारे पापा तुम्हें इस हद तक बचा रहे थे।
माँ तो यह जाने बिना सिर्ज शिकायत करती रही। अनन्या माँ की गोद में रोई। जिंदगी में पहली बार उसे माँ की गोद मिली थी। गर्म थी, पापा की गोद से अलग, पर उतनी ही गर्म। माँ की खुशबू आ रही थी, अच्छे परफ्यूम की खुशबू, पर उसके नीचे एक इंसान की खुशबू, एक परिवार की खुशबू, माँ। अनन्या ने पहली बार यह शब्द मुंह से निकाला। 19 साल में पहली बार यह शब्द कहा, माँ। आरोही ने बेटी को और कसकर गले लगा लिया। हाँ, माँ हूं मैं, अब माँ आ गई है, अब दोबारा नहीं खोऊंगी। काशी देर रोने के बाद अनन्या ने पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ा। अनन्या, पापा को आखिरी बात कहनी है। अनन्या ने आंसू पोंछकर पढ़ा। आखिरी वाक्य, तुम्हारी सौतेली माँ मीरा शर्मा। उस औरत से सावधान रहना। अनन्या की आंखें बड़ी हो गईं, उसका दिल बैठ गया। पापा को उस पर भरोसा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। जब वह पापा के पास आई थी तभी से कुछ अजीब था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सका। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। अगर पापा के साथ कुछ हो जाए तो वह सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि मैं तुम्हें एक वहमी इंसान लगूं, लेकिन प्लीज सावधान रहना। कमरे में ठंडक फैल गई, ऐसा लगा जैसे हवा जम गई हो। आरोही ने पूछा, इसका क्या मतलब है? उसकी आवाज कांप रही थी। एडवोकेट प्रिया मेनन ने कहा, लिहाए में और भी दस्तावेज हैं। यह राजेश जी द्वारा खुद इकट्ठे किए गए सबूत हैं। अनन्या ने दस्तावेज निकाले, एक गैरेज की रसीदें, बीमा के कागजात और हाथ से लिखे कुछ नोट्स। प्रिया ने एक एक दस्तावेज को व्यवस्थित करते हुए कहा, राजेश जी ने हादसे से पहले कुछ अजीब चीजें नोटिस की थीं। गाड़ी के ब्रेक में समस्या थी। जो ब्रेक बिल्कुल ठीक थे वे अचानक खराब हो गए थे। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गैरेज में गाड़ी दी, पर रिपेयर का रिकॉर्ड अजीब तरह से बनाया गया था। कुछ छेड़छाड़ के निशान थे। इसका क्या मतलब है? अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा। प्रिया ने अनन्या को सीधे देखा। इसका मतलब है कि हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर यह हादसा करवाया हो। आरोही झटके से खड़ी हो गईं। तो क्या राजेश को किसी ने मारा है? उनकी आवाज में गुस्सा था। प्रिया ने सिर हिलाया। संभावना है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण राजेश जी भी खड़े नहीं थे, इसलिए उन्होंने सिर हे रिकॉर्ड्स छोड़े। अनन्या बस उन दस्तावेजों को देखती रही। पापा का हादसा, 1 साल पहले का अचानक सड़क हादसा। सबने कहा था कि यह एक आम हादसा है। फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी फिसल गई। इस्मत हिराब थी, लेकिन पापा को शक था। वह जानते थे कि उनके साथ कुछ हो सकता है, और उन्होंने अपने शक को रिकॉर्ड के रूप में छोड़ दिया था। अनन्या के दिमाग में अपनी सौतेली मां का चेहरा आया। मीरा शर्मा, पापा की डायरी देखकर जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, जो चिल्लाई थी, उस नंबर को हाथ मत लगाना जिसने अनन्या को घर से निकालते वक्त पागलपन भरी आंखों से देखा था। वह इतना क्यों डरी हुई थी? पापा के नंबर में ऐसा क्या था जो उसे डरा रहा था? एक आम इंसान मरे हुए पति के नंबर पर मैसेज करने से इतना नहीं डरता। कहीं ऐसा तो नहीं? अनन्या ने फुसफुसाया कि सौतेली मां ने पापा को। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने होंठ भींच लिए। प्रिया ने धीरे से जवाब दिया, अभी हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसकी जांच करने की पूरी वजह है। राजेश जी के छोड़े हुए सबूतों के आधार पर हमें इस मामले को फिर से खंगालना होगा। आरोही ने मुट्ठी भींच ली। उनकी नसों में खून दौड़ने लगा। जांच करो पूरी तरह से। उनकी मतारी कारकोड़ी खून कर दिया, वारारी कारकोड़ी कर दिया गया है। आंखें ठंडी हो गईं। एक अरबपति चेयरमैन की आंखें, दुश्मन का सामना करते वक्त की आंखें। किसने राजेश को मारा? किसने मेरी बेटी को 18 साल तक छिपाया? मैं सब कुछ पता लगाऊंगी, एक भी चीज नहीं छूटेगी। अनन्या ने पापा के बात को सीने से लगा लिया। काछा गर्म महसूस हो रहा था। ऐसा लगा जैसे पापा की गर्माहट बची हो। पापा, आंसू रुक नहीं रहे थे। पापा ने आखिर तक मुझे बचाया, हिंदा रहते हुए भी और मरने के बाद भी। आरोही ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। अब मां तुम्हें बचाएगी, तुम्हारे पापा की जगह भी। प्रिया ने दस्तावेजों को समेटते हुए कहा, हम जांच शुरू करेंगे। गैरेज के रिकॉर्ड, बीमा की प्रक्रिया, हादसे के वक्त के हालात, सब कुछ फिर से खंगालेंगे। समय लगेगा, पर हम सच जरूर सामने लाएंगे। आरोही ने सिर हिलाया। जो भी जरूरत हो मैं दूंगी, चाहे जितना भी पैसा लगे। अगर लोगों की जरूरत हो तो लोग भी दूंगी। प्रिया ने सिर झुकाया। ठीक है मैडम। अनन्या ने खिड़की के बाहर देखा। सुबह हो रही थी।
कल रात का बर्फीला तूफान जैसे एक झूठ था। एक शान सुबह शुरू हो रही थी। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, कमरे को गर्म कर रही थी, लेकिन अनन्या के दिल में अभी भी एक तूढ़ान था। पापा को मारने वाला इंसान, अगर वह सच में सौतेली मां है। अनन्या ने दांत भींच लिए। वह सच रूढ़ सामने लाएगी, पापा को इंसान दिलाएगी। उसने दोनों मुट्ठियां कसकर भींच लीं। मीरा शर्मा ने अनन्या को घर से निकालने के बाद भी चैन की सांस नहीं ली, बल्कि समय के साथ उसकी बेचैनी और भी बढ़ती जा रही थी। वह बैठक में सोफे पर धंसी हुई एक के बाद एक सिगरेट पी रही थी। उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं और एशट्रे में सिगरेट के टुकड़े भरे हुए थे। खिड़की के बाहर अभी भी कोहरा छाया हुआ था, लेकिन मीरा की आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक ही ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा था। उस डायरी में लिखा नंबर आसिर है क्या? वह बड़बड़ाई। मृत पति राजेश कुमार का अपनी बेटी के लिए छोड़ा गया नोट। अगर सच में सब कुछ खत्म हो जाए तो पापा के नंबर पर मैसेज करना, वह पहुंच जाएगा। जब उसने पहली बार यह वाक्य पढ़ा था तो मीरा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका दिल धोर होर से धड़कने लगा था और हथेलियों में ठंडा पसीना आ गया था। उस इंसान को कुछ पता था या उसने किसी को सब कुछ बता दिया था? मीरा ने सिगरेट का गहरा कश लिया और आंखें कसकर बंद कर लीं। तभी उसके दिमाग में 1 साल पहले की वह रात ताड़ा हो गई। राजेश का सड़क हादसा। दुनिया मानती थी कि यह एक आम हादसा था। मूसलाधार बारिश की रात, गीली सड़क पर गाड़ी फिसलकर डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस ने भी यही निष्कर्ष निकाला और बीमा कंपनी ने भी यही मानकर मामला निपटा दिया। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान, मीरा शर्मा, सच जानती थी। वह हादसा कभी भी महज एक इत्तिशा नहीं था। हादसे से 1 हफ्ते पहले मीरा ने चुपचाप अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। वह एक पुराने जानकार मैकेनिक के पास गई। वह गैरेज के एक सुनसान जगह पर था और उसका मालिक पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। मीरा ने मैकेनिक के सामने एक मोटा लिल्हा रखते हुए धीमी आवाज में कहा, ब्रेक लाइन में थोड़ी छेड़छाड़ कर दो, एक बार में नहीं टूटना चाहिए। धीरे धीरे कमजोर हो और किसी वक्त अचानक ऐल हो जाए, किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैकेनिक ने लिहाए को घूर कर देखा। इसमें तो किसी की जान भी जा सकती है मैडम। मीरा ठंडे तरीके से हंसी। इसीलिए तो इतना दे रही हूं, करोगे या नहीं? मैकेनिक ने कुछ देर सोचा और आखिरकार लिहाहा उठा लिया। इस तरह सब कुछ शुरू हुआ। हादसे की रात मीरा घर पर चुपचाप गबरों का इंतजार कर रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थीं। तभी आखिरकार ब्रेकिंग न्यूज आई। एक 40 वर्षीय व्यक्ति की कार पलटने से मौत। मीरा ने टेलीविजन स्क्रीन को देखते हुए होठों पर हल्की सी मुस्कान लाई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। हादसे के बाद भी मीरा ने हर कदम फूंक फूंक मह कर रखा। उसने बीमा कंपनी के एजेंट से अलग से मिलकर एक मोटा लिलाछा थमाते हुए कहा, मामला जल्दी खत्म कर दो। जांच लंबी खिंचेगी तो दोनों के लिए मुश्किल होगी। एजेंट ने सिर हिलाया और मामला असामान्य रूप से जल्दी निपट गया। पुलिस की जांच गहरी होने से पहले ही मीरा ने राजेश की कार को जल्दी से कबाड़ में बिकवा दिया ताकि बचे खुचे सबूत भी मिट जाएं। डैशकैम का वीडियो भी उसने डिलीट कर दिया था। हादसे की जगह के पास एक व्यक्ति ने एक कार को देखा था, पर मीरा की धमकी के आगे उसने भी अपना मुंह बंद कर लिया। तुमने जो भी देखा वह नहीं देखा, समझे? मीरा को यकीन था कि उसने सारे निशान पूरी तरह से मिटा दिए हैं, लेकिन राजेश की डायरी में लिखा वह वाक्य पहुंच जाएगा। आखिर कहां पहुंचेगा? मीरा ने सिगरेट बुझाकर कांपते हाथों से दोन उठाया। उसने पहले मैकेनिक को बोन किया, मैं हूं। क्या हाल ही में पुलिस का कोई बोन आया? नहीं तो अचानक क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही। अगर पुलिस आए तो कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। 1 साल पहले की बात तुम पूरी तरह से भूल चुके हो, समझे? फोन काटने के बाद भी मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत बीमा एजेंट को भी ऑन किया। क्या उस मामले की जांच दोबारा शुरू होने की कोई बब्बर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई पूछे तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने बस सामान्य प्रक्रिया पूरी की थी। तुम्हारी उबान बंद रहेगी तभी तुम्हारी जान बची रहेगी, समझे? मीरा ने ओन काटकर एक गहरी सांस ली, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। कई देर सोचने के बाद मीरा ने आखिरकार एक और चाल चलने का फैसला किया। अनन्या, वह लड़की न जाने क्या क्या बकवास करेगी, पहले ही उसका मुंह बंद करना होगा। उसने पुलिस स्टेशन में फोन किया, मुझे एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है। मेरी 19 साल की सौतेली बेटी आज अचानक घर से चली गई है। पुलिस ने शांति से कई सवाल
पूछे और मीरा ने बिना रुके झूठ बोलना शुरू कर दिया। वह असल में बहुत इद्दी लड़की है। मैं उसकी सगी मां नहीं हूं, इसलिए वह हमेशा मेरी बेइज्जती करती थी और मुझसे लड़ती थी। आज भी पैसों को लेकर झगड़ा हुआ और वह गुस्से में घर से भाग गई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद मीरा ने अनन्या के स्कूल में भी फोन किया। मैं अनन्या की अभिभावक बोल रही हूं। अनन्या आज अचानक घर से चली गई है। अगर स्कूल में कोई फोन आए तो मुझे बता दीजिएगा। कुछ देर रुककर मीरा ने अपनी आवाज धीमी की। असल में यह बताते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर अनन्या घर से जाते हुए मेरे कुछ गहने भी चुपके से ले गई है। कोई सबूत नहीं है, पर हालात देखकर मुझे यकीन है। अगर अनन्या आपको दिखे तो प्लीज पहले मुझे फोन कीजिएगा। पुलिस से मैं खुद बात कर लूंगी। चोन काटने के बाद मीरा के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। अब ठीक है, एक भगोड़ी चोर लड़की की बातों पर कौन यकीन करेगा। मीरा ने हंसते हुए सोचा, अब अनन्या कहीं भी कुछ भी कहे, कोई भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा। मीरा को इस बात का पूरा यकीन था। जब उसे लगा कि सब कुछ पूरी तरह से निपट गया है, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। कोई दरवाजे पर खड़ा था। मीरा ने इंटरकॉम स्क्रीन पर देखा, 2 पुलिस वाले खड़े थे। उसका दिल बैठ गया। दरवाजा खोलने पर पुलिस ने विनम्रता से कहा, आप मीरा शर्मा हैं? राजेश कुमार के सड़क हादसे के सिलसिले में हमें आपसे कुछ सवाल पूछने थे। मीरा को एक पल के लिए लगा कि उसकी सांस रुक गई है। वह हादसा तो 1 साल पहले हुआ था, अचानक अब क्यों? पुलिस ने शांत चेहरे से जवाब दिया, एक नई गवाही मिली है। ब्रेक में राबी के बारे में कुछ और सबूत मिले हैं। आधिकारिक तौर पर जांच दोबारा शुरू हो गई है। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। पुलिस के जाने के बाद एक दैनिक 7 मनरा एक दोबारा बात से मीरा बैठक के अर्श पर धड़ाम से बैठ गई। उसके शरीर से सारी ताकत चली गई थी। वह नंबर, अनन्या, उस लड़की ने उस नंबर पर संपर्क किया है। मीरा ने दांत भींच लिए। कौन है यह तो नहीं पता, पर राजेश ने किसी को सब कुछ बता दिया था। जो कुछ मैंने किया वह सब उसने मुट्ठी भींच ली। अब मीरा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अनन्या को ढूंढकर उसका मुंह बंद करना। कहीं भी छिपी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और ऐसा कर दूंगी कि वह दोबारा कभी मुंह न खोल सके। मीरा ने कांपते हाथों से बोन उठाया, लेकिन वह अभी तक नहीं जानती थी कि उसका सामना घर से निकाली गई एक 19 साल की लड़की से नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप की चेयरमैन से होने वाला है। और वह चेयरमैन ही अनन्या की सगी मां है और उसे मीरा के किए गए सारे गुनाहों के बारे में पहले ही पता चल चुका है। मीरा की नफरत भरी साजिशें चुपचाप ढहने लगी थीं। आरोही सिंह चौहान अस्पताल के वीआईपी रूम में अनन्या को सोते हुए चुपचाप देख रही थीं। खिड़की से सुबह की नर्म धूप अंदर आ रही थी। सफेद कमरे में एक शांत सुकून था और सिर्फ अनन्या की धीमी सांसों की आवाज नियमित रूप से सुनाई दे रही थी। आरोही अनन्या के चेहरे को चुपचाप देखती रही। दुबले पतले और पीले गाल, फटे होंठ, रूखे हाथ। 18 सालों में इस बच्ची ने कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजारी होगी, उसके निशान सांच दिख रहे थे। आरोही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने आंसू पी लिए। अभी रोने का वक्त नहीं था, उन्हें कुछ काम करना था। आरोही ने मन ही मन ठान लिया, राजेश ने जिस बच्ची को अपनी जान देकर बचाया, अब उसे बचाने की बारी मेरी है और राजेश को मारने वाले को मैं खुद ढूंढ निकालूंगी। आरोही चुपचाप अपनी जगह से उठी और कमरे से बाहर गलियारे में आ गईं। गलियारे के अंत में मिस्टर वर्मा चुपचाप इंतजार कर रहे थे। आरोही को देखते ही वर्मा ने सम्मान से सिर झुकाया। मैडम, रात अच्छी गुजरी, नींद किसे आई? आरोही ने छोटा सा जवाब दिया। वर्मा, अब मैं जो काम कहूं उसे सबसे पहले करना। आरोही की आवाज धीमी थी, पर उसमें एक महबूत इरादा था। मीरा शर्मा नाम की औरत को जानते हो? जी, स्वर्गीय राजेश कुमार की पत्नी। उस औरत के बारे में सब कुछ पता करो। हादसे के वक्त वह कहां थी से लेकर अब तक सब कुछ। वर्मा ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। ठीक है, 2 दिन में रिपोर्ट दूंगा। ठीक 2 दिन बाद वर्मा आरोही के ऑफिस में आए। उनके हाथ में एक मोटा लिहा था। मैडम, जांच की रिपोर्ट आ गई है। आरोही ने लिहाहा लेकर अपनी मेह पर फैलाया। पहले पन्ने से धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। 1 पन्ना, 2 पन्ने, 3 पन्ने। जैसे जैसे वह पढ़ती गईं, उनकी आंखें और भी ठंडी होती गईं। उनके माथे पर गहरी लकीरें बन गईं और होंठ कसकर बंद हो गए। वर्मा ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। डैशकैम का वीडियो हादसे के तुरंत बाद डिलीट कर दिया गया था।
डिलीट करने का आदेश मीरा शर्मा ने दिया था। आरोही ने लिहराए से नजरें हटाए बिना सिर हिलाया। वर्मा ने आगे कहा, बीमा का समझौता भी असामान्य था। आमतौर पर 1-2 महीने लगते हैं, पर यह 10 दिन में ही हो गया। बीमा एजेंट के खाते में हादसे के तुरंत बाद 50 लाख रुपए जमा हुए थे। आरोही की उंगलियां लिखाए पर रुक गईं। उनकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। कार को कबाड़ में बेचना भी संदिग्ध है। हादसे वाली कार को जांच पूरी होने तक संभाल कर रखना नियम है, पर इसे 3 दिन में ही कबाड़ में बेच दिया गया। मीरा शर्मा ने खुद यह आदेश दिया था। आरोही ने एक गहरी सांस ली। उनके सीने में गुस्सा उबल रहा था। वर्मा ने कुछ देर रुककर और भी धीमी आवाज में कहा, और एक गवाह था। आरोही की आंखें तेम हो गईं। गवाह? हादसे की जगह के पास एक किराने की दुकान का मालिक। उस रात उसने एक संदिग्ध कार को राजेश जी की कार का पीछा करते हुए देखा था। हादसे से ठीक पहले दोनों कारों के टकराने की आवाज भी सुनी थी, पर कोई आकर उसे धमका गया कि अगर मुंह खोला तो दुकान बंद करवा देगा। आरोही ने लिहाए को मेह पर पटक दिया। वह गवाह अब कहां है? हमने उसे सुरक्षित जगह पर रखा है। अब वह गवाही देने के लिए तैयार है। आरोही धीरे धीरे अपनी जगह से उठी और खिड़की के पास चली गईं। बड़ी सी कांच की खिड़की से शहर का नहारा दिख रहा था। ऊंची इमारतें, व्यस्त गाड़ियां, छोटे छोटे बिंदुओं जैसे लोग, लेकिन उनकी आंखों को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सिर गुस्सा और दुख उनके सीने में उबल रहा था। राजेश की मौत हादसे से नहीं हुई थी। उस औरत ने उन्हें मारा था। यह शुरू से अंत तक एक सोची समझी हत्या थी। आरोही ने मुट्ठी भींच ली। उनके नाजून हथेली में धंस रहे थे, पर उन्हें दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। मेरी बेटी को 18 साल तक अनाथ बनाकर रखा, पति को भी मार दिया और उस पैसे से ऐश करती रही। आरोही ने दांत भींच लिए। वह उसे माफ नहीं करेंगी, उसे सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और एडवोकेट प्रिया मेनन तेज से अंदर आईं। उनका चेहरा गंभीर था। मैडम, एक जरूरी खबर है। आरोही मुड़कर प्रिया को देखने लगीं। क्या है? मीरा शर्मा ने आज सुबह पुलिस और स्कूल में रिपोर्ट लिखवाई है। अनन्या को एक भगोड़ी और चोर बताकर आरोही की आंखें फटी रह गईं। क्या? उन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखवाई है कि अनन्या गहने चुराकर भाग गई है। आरोही काफी देर तक चुप रहीं। खिड़की के बाहर देखती उनकी आंखें ठंडी हो गईं। काफी देर बाद उन्होंने धीरे धीरे कहा, 19 साल की बच्ची के साथ ऐसा करती है? सच में? आखिर तक वह नीच ही रही। प्रिया ने धीरे से पूछा, अब आप क्या करेंगी? पुलिस स्टेशन जाऊंगी आज ही, आरोही ने सख्ती से कहा। सारे सबूत लेकर चलो। डैशकैम डिलीट का रिकॉर्ड, बीमा एजेंट का खाता विवरण, कबाड़ का रिकॉर्ड, गवाह का बयान और राजेश के छोड़े हुए दस्तावेज, सब कुछ लेकर चलो। वर्मा ने पूछा, मीरा शर्मा ने पहले ही रिपोर्ट लिखवा दी है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? आरोही ने बेरुखी से हंसते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच झूठ से हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। उस दोपहर आरोही एडवोकेट प्रिया मेनन के साथ पुलिस स्टेशन गईं। प्रिया के हाथ में एक मोटा ब्रीकेस था। उसमें पिछले 2 दिनों में इकट्ठे किए गए सारे सबूत थे। पुलिस स्टेशन के लॉबी में घुसते ही आरोही को देखकर हलचल मच गई। भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप की चेयरमैन खुद पुलिस स्टेशन आई थी। एक इंस्पेक्टर तैनी से पास आया। आरोही सिंह चौहान मैडम, आप यहां कैसे? 1 साल पहले हुए एक सड़क हादसे के सिलसिले में आई हूं, स्वर्गीय राजेश कुमार का मामला। आरोही ने शांति से जवाब दिया। मैं यह सबूत लेकर आई हूं कि वह हादसा एक आम हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर हैरानी छा गई। हत्या? प्रिया ने आगे बढ़कर ब्रीकेस खोला। यहां सारे दस्तावेज हैं, कृपया जांच कीजिए। इंस्पेक्टर ने दस्तावेज लेकर एक एक पन्ना पलटना शुरू किया। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसका चेहरा और भी गंभीर होता गया। अगर यह सच है तो यह एक बहुत बड़ा मामला है। आरोही ने चुपचाप सिर हिलाया। एक और बात है, मीरा शर्मा नाम की एक औरत ने आज सुबह मेरी बेटी को एक भगोड़ी और चोर बताकर रिपोर्ट लिखवाई है। वह सब झूठ है। कृपया इसकी भी जांच करें। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, हम दोनों मामलों की पूरी तरह से जांच करेंगे। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त आरोही के दम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे, लेकिन उनके दिल के एक कोने में अभी भी एक भारी बोझ था। आरोही ने आसमान की तरफ देखा। साथ सर्दियों का आसमान चमक रहा था। आरोही ने मन ही मन कहा, राजेश, अब यह शुरू हो गया है। मैं तुम्हें इंसाज अरूर दिलाऊंगी और अनन्या को अब कभी कोई चोट नहीं पहुंचने दूंगी।
आरोही ने एक गहरी सांस ली। अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा था और मीरा शर्मा का बुना हुआ झूठ का जाल धीरे धीरे फटने लगा था। अंधेरे में छिपा हुआ गुनाह आखिरकार रोशनी में आने वाला था। पुलिस के जाने के बाद से मीरा शर्मा एक पल भी चैन से नहीं बैठ सकी। वह बैठक में सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रही थी, पर उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थीं। जांच दोबारा, ब्रेक में हराबी के सबूत। आखिर किसने रिपोर्ट लिखवाई? क्या अनन्या ने सच में उस नंबर पर संपर्क किया? मीरा ने दांत भींच लिए। वह चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकती थी। उसे पहले ही कुछ करना होगा। अनन्या को ढूंढकर उसका मुंह बंद करना होगा। मीरा ने कांपते हाथों से फोन उठाया। उसने अपने जानकर 2 गुंडों को फोन किया। मैं हूं, एक जरूरी काम है, एक लड़की को ढूंढना है। फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई। कौन? एक 19 साल की लड़की है, अनन्या नाम है, ढूंढकर उसे मेरे पास लाओ, चुपचाप। ठीक है, मिलते ही जोन करेंगे। मीरा ने जोन काटकर एक गहरी सांस ली। अब बस अनन्या को ढूंढना था। उसका मुंह बंद करते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मीरा खुद को यही तसल्ली दे रही थी। 2 दिन बाद गुंडों का बोन आया। मिल गई। एक हॉस्पिटल में भर्ती है, पर उसके साथ बॉडीगार्ड्स हैं। कुछ तो गड़बड़ है। मीरा ने माथा सिकोड़ा। बॉडीगार्ड्स? यह क्या बकवास है? उसके पास इतने पैसे कहां से आए? पता नहीं, पर वे काई छात्रनाक लग रहे हैं। क्या करें? मीरा ने कुछ देर सोचा। बॉडीगार्ड्स हो ही नहीं सकता। घर से निकाली गई एक भिखारी जैसी लड़की के पास बॉडीगार्ड्स कैसे हो सकते हैं? कुछ तो अजीब था, पर मीरा ने परवाह नहीं की। कोई बात नहीं, जब वह हॉस्पिटल से बाहर आए तब उसे पकड़ लेना, चुपचाप गाड़ी में बिठाकर ले आना। ठीक है। उस शाम अनन्या हॉस्पिटल की लॉबी से बाहर निकली। आरोही की वजह से वह भर्ती थी, पर आज वह थोड़ी देर बाहर की हवा खाना चाहती थी। 2 बॉडीगार्ड्स अनन्या के पीछे चल रहे थे। अनन्या हॉस्पिटल के सामने एक छोटे से पार्क की तरफ चली। सर्दियों की शाम थी, सूरज जल्दी ढल गया था और पार्क में लगभग कोई नहीं था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी। अनन्या एक बेंच पर बैठ गई और अपनी जेब से पापा की डायरी निकाली। पुरानी और फटी हुई डायरी, पापा की लिखावट से भरी हुई। अनन्या ने डायरी को सीने से लगा लिया। पापा, अब जल्द ही सच सामने आएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। तभी अंधेरे में से एक काली वैन धीरे धीरे पास आई। अनन्या ने सिर उठाया। उसे कुछ अजीब लगा। वैन अनन्या के सामने रुकी और अचानक दरवाजा खुला। काले कपड़े पहने 2 आदमी तेजी से उतरे। चुपचाप चलो, चिल्लाई तो चोट लगेगी। एक आदमी ने अनन्या का हाथ होर से पकड़ा। अनन्या ने चीख मारी, बचाओ। उसी पल पीछे चल रहे 2 बॉडीगार्ड्स दौड़कर आए। हाथ छोड़ो। बॉडीगार्ड्स ने उन आदमियों पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही बाजी पलट गई। वे आदमी प्रशिक्षित बॉडीगार्ड्स का मुकाबला नहीं कर सके। कुछ ही सेकंड में दोनों आदमी जमीन पर थे। अनन्या पीछे हटकर अपनी सांसें संभालने लगी। उसका दिल 2 ओर से धड़क रहा था। उसके पैरों में जान नहीं बची थी और वह वहीं बैठ गई। एक बॉडीगार्ड ने वॉकी टॉकी उठाया। बेस, यहां एक घटना हुई है। टारगेट के अपहरण की कोशिश की गई। 2 संदिग्धों को मौके पर ही पकड़ लिया गया है। पुलिस भेजो। कुछ देर बाद 2 पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए पहुंची। पुलिस ने दोनों आदमियों को हथकड़ी पहनाई। एक इंस्पेक्टर अनन्या के पास आया। आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? अनन्या ने सिर हिलाया। जी, मैं ठीक हूं, पर इन लोगों ने मुझे क्यों? इंस्पेक्टर ने कुछ देर उन आदमियों को देखा और फिर कहा, अभी जांच के बाद ही पता चलेगा, पर लगता है किसी ने इन्हें भेजा है। क्या आपका किसी से कोई झगड़ा है? अनन्या के दिमाग में एक ही नाम आया, मीरा शर्मा, सौतेली मां, जिसने पापा को मारा और उसे घर से निकाल दिया। अनन्या ने होंठ कसकर भींच लिए। उस वक्त मीरा शर्मा घर पर बेचैनी से जोन का इंतजार कर रही थी। हाथ में जोन लिए वह बैठक में चक्कर काट रही थी। जोन क्यों नहीं आया? 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। मीरा ने फिर से जोन किया। घंटी बज रही थी, पर कोई नहीं उठा रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार वह लगातार जोन करती रही, पर सिर्फ घंटी की आवाज आ रही थी। उसे बेचैनी होने लगी। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मीरा ने इंटरकॉम स्क्रीन पर देखा। पुलिस थी, पर ये वे इंस्पेक्टर नहीं थे जो पहले आए थे। ये दूसरे थे। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। दरवाजा खोलने पर एक इंस्पेक्टर ने कहा, आप मीरा शर्मा हैं? जी, पर अपहरण की साजिश रचने के आरोप में आपको हमारे साथ चलना होगा। अभी मौके पर पकड़े गए संदिग्धों ने जुबूल किया है कि आपने ही उन्हें भेजा था। मीरा की आंखें फटी रह गईं। क्या बकवास है? मुझे कुछ नहीं पता।
यह सब आप थाने में चलकर बताइएगा। फिलहाल चलिए। इंस्पेक्टर ने मीरा का हाथ पकड़ा। मीरा छटपटाने लगी। छोड़ो मुझे, मैं बेसूर हूं। पर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस उसे गाड़ी में ले गई। पुलिस की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी मीरा खिड़की के बाहर गुमसुम देखती रही। यह सब कैसे हो गया? सब कुछ तो ठीक था, कहां से गड़बड़ हुई? तभी एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, एक और बात बतानी है। राजेश कुमार की मौत की भी जांच दोबारा शुरू हो गई है। ब्रेक से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। आज आपसे काई लंबी बात होगी। मीरा का चेहरा सैद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। यह क्या बकवास है? वह एक हादसा था। हादसा? इंस्पेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस की गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। उस वक्त आरोही तेही से हॉस्पिटल पहुंची। अनन्या के अपहरण की कोशिश की खबर सुनकर वह सारे काम छोड़कर दौड़ी आई थी। हॉस्पिटल की लॉबी में अनन्या को देखकर आरोही तेही से उसके पास गईं और उसे कसकर गले लगा लिया। अनन्या, तुम ठीक हो? बहुत डर गई होगी। अनन्या ने आरोही की गोद में सिर रखकर हाँ में सिर हिलाया। जी, मैं ठीक हूं। बॉडीगार्ड्स ने मुझे बचा लिया। आरोही ने अनन्या का चेहरा दोनों हाथों में लेकर कहा, शुक्र है, सच में शुक्र है। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। अब तुम उस औरत के चंगुल से पूरी तरह आहाद हो। अब वह तुम्हें दोबारा हाथ नहीं लगा सकती। मैं तुम्हें बचाऊंगी। अनन्या की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मां। पहली बार अनन्या ने आरोही को मां कहा था। आरोही ने अनन्या को और कसकर गले लगा लिया। दोनों के आंसू मिल गए। उधर पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष में मीरा शर्मा से पूछताछ शुरू हो गई थी। इंस्पेक्टर ने मेज पर दस्तावेज फैलाए। डैशकैम डिलीट का रिकॉर्ड, बीमा एजेंट का खाता विवरण, मैकेनिक का बयान, गवाह का बयान और आज के अपहरण की कोशिश के संदिग्धों का जुबूलनामा। मीरा शर्मा, कुछ कहना है? मीरा ने होंठ कसकर भींच लिए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह अपने ही बुने जाल में फंस गई थी। इंस्पेक्टर ने शांति से कहा, हत्या की साजिश, सबूत मिटाना, अपहरण की कोशिश, आपके इलाकाई आरोप हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। मीरा ने सिर झुका लिया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अंधेरे में बनाया गया झूठ का महल एक पल में ढह रहा था। मीरा शर्मा के गिरफ्तार हुए 1 महीना हो गया। इस बीच पुलिस ने पूरी तरह से जांच की। ब्रेक से छेड़छाड़ करने वाले मैकेनिक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पैसे लेकर समझौता करवाने वाले बीमा एजेंट ने भी सब कुछ बता दिया। हादसे के गवाह, किराने की दुकान के मालिक ने भी अदालत में गवाही देने की हिम्मत दिखाई। सारे सबूत मीरा शर्मा के इलाज थे। और आखिरकार पहली सुनवाई का दिन आया। दिल्ली की सेंट्रल कोर्ट अदालत के बाहर सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा था। भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप की चेयरमैन की बेटी 18 साल बाद मिली थी और उसके सौतेले पिता की हत्या उसकी सौतेली मां ने की थी। यह एक सनसनीखेज खबर थी। मीडिया लगातार इस मामले को कवर कर रहा था। हर अखबार के पहले पन्ने पर यह कहानी थी और टेलीविजन पर हर दिन इसकी रिपोर्टिंग हो रही थी। पूरा देश इस मामले के बारे में बात कर रहा था। अदालत के बाहर लोगों की भीड़ थी। कैमरों के बाहर बाथर में ज्यादा दो करें लैश लगातार चमक रहे थे और पत्रकार अच्छी जगह पाने के लिए एक दूसरे को धकेल रहे थे। अदालत का कमरा तनाव से भरा हुआ था। दर्शकों की सीटें पहले ही भर चुकी थीं। सबसे आगे की पंक्ति में आरोही और अनन्या एक साथ बैठी थीं। आरोही ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अनन्या के हाथ ठंडे पड़कर कांप रहे थे, पर आरोही के गर्म हाथ उस कांप को धीरे धीरे शांत कर रहे थे। सब ठीक है, मां यहीं है, आरोही ने धीमी आवाज में कहा। अनन्या ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और मीरा शर्मा अंदर आई। हाथों में हथकड़ी, ऐदियों के कपड़े पहने एक दयनीय हालत में। 1 महीने पहले जो औरत अनन्या को घर से निकाल रही थी, आज वह अपना सिर भी ठीक से नहीं उठा पा रही थी। उसके बाल रूखे और उलझे हुए थे और चेहरा दुबला और पीला पड़ गया था। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे। साठ था कि वह कई रातों से सोई नहीं थी। वह 1 महीने पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। अनन्या उसे चुपचाप देखती रही। उसके दिल में कई भावनाएं एक साथ उठ रही थीं, गुस्सा, दुख और थोड़ी सी दया भी। पर वह दया जल्द ही गायब हो गई। पापा को मारने वाली औरत, उसे बर्फीले तूफान में फेंकने वाली औरत, अपहरण की कोशिश करने वाली औरत, उसे माफ नहीं किया जा सकता था। जज अपनी कुर्सी पर बैठे, सुनवाई शुरू की जाती है। जज की आवाज अदालत में गूंजी। सरकारी वकील पहले खड़ा हुआ। आरोपी मीरा शर्मा ने अपने पति की हत्या करने के लिए जानबूझकर गाड़ी के ब्रेक खराब करवाए।
वकील ने एक एक करके सबूत दिखाए। पहला सबूत, मैकेनिक ने कबूल किया है कि आरोपी के कहने पर उसने ब्रेक से छेड़छाड़ की। उसने पैसों के लिए यह काम किया। अदालत में फुसफुसाहट शुरू हो गई। दूसरा सबूत, आरोपी ने हादसे के बाद डैश कैम भी डिलीट कर दिया, गाड़ी को भी तुरंत कबाड़ में बेच दिया। यह सबूत मिटाने के लिए किया गया। वकील ने अगला सबूत निकाला। तीसरा सबूत, बीमा कंपनी के कर्मचारी को 50 लाख रुपए दिए गए। समझौता जल्दी करवाने के लिए रिश्वत दी गई। बैंक के रिकॉर्ड में सब कुछ है। वकील ने कुछ देर रुककर आगे कहा, चौथा सबूत, एक गवाह भी है। हादसे की रात उसने एक संदिग्ध कार को पीड़ित की कार का पीछा करते हुए देखा था, पर आरोपी ने उसे धमकाकर उसका मुंह बंद करवा दिया। अब वह गवाह हिम्मत करके गवाही देने के लिए तैयार है। दर्शकों में फिर से हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे। जज ने मीरा शर्मा को देखा। आरोपी, कुछ कहना है? मीरा का वकील खड़ा हुआ। आरोपी का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सबूत पुख्ता नहीं है। सरकारी वकील ने तुरंत जवाब दिया, मैकेनिक को दिया गया पैसों का लिहाजा हमारे पास है, बैंक के रिकॉर्ड भी हैं। क्या अब भी सबूत पुख्ता नहीं है? वकील के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। जज ने मीरा से पूछा, आरोपी, तुम खुद बताओ, क्या सरकारी वकील की बातें सच हैं? मीरा सिर झुकाए चुप रही। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। अदालत में सबकी नजरें मीरा पर थीं। सिर घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। जज ने फिर से पूछा, आरोपी, जवाब दो। तभी मीरा ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ कांप रहे थे। उसकी आवाज फट रही थी। मैं मजबूर थी। अदालत शांत हो गई। वह आदमी अपनी सारी जायदाद सिर्फ अपनी बेटी को देना चाहता था। मुझे एक पैसा भी नहीं देना चाहता था। मीरा की आवाज ऊंची हो गई। मैंने 10 साल उसके साथ गुहारे, एक नौकरानी की तरह। मुझे भी तो जीना था। दर्शकों में से आह की आवाज आई। कुछ लोग सिर हिला रहे थे और कुछ अफसोस जता रहे थे। अनन्या मीरा की बातें सुन रही थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। पैसों के लिए? क्या यह किसी को मारने की वजह हो सकती है? पापा ने क्या झलती की थी? अनन्या ने होंठ कसकर भींच लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरोही ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। बस खत्म होने वाला है, थोड़ा और सब्र करो। अनन्या ने सिर हिलाकर आंसू पोंछे। सरकारी वकील ने आसिर में कहा, जज साहब, आरोपी ने पैसों के लिए अपने पति की हत्या की, अपनी बेटी का भी अपहरण करने की कोशिश की। इसे आजीवन कारावास की सजा दी जाए। अदालत में गहरा सन्नाटा छा गया। जज ने दस्तावेजों को समेटते हुए कहा, आज की सुनवाई यहीं खत्म होती है, अगली तारीख बाद में बताई जाएगी। मीरा अपनी जगह से उठी। जाने से पहले उसने अनन्या को घूर कर देखा। उसकी आंखों में नजरत भरी हुई थी, लेकिन अनन्या ने नजरें नहीं हटाईं। उसने सीधे मीरा को देखा। अब उसे डर नहीं लग रहा था। पहले उसकी नजरें देखकर ही वह जम जाती थी, पर अब नहीं। मीरा को अदालत से बाहर ले जाया गया। हथकड़ियों की खनखनाहट की आवाज गूंजी। वह आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और आखिरकार बंद हो गई। अदालत से निकलते वक्त अनन्या के जादम पहले से कहीं ज्यादा हल्के थे। आरोही ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ा। सब खत्म हो गया। पापा को भी इंसान मिल गया। अनन्या ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान थी। मां, शुक्रिया। आरोही ने अनन्या को कसकर गले लगा लिया। तुमने हार नहीं मानी, इसीलिए यह हुआ। तुम बहुत मजबूत लड़की हो। दोनों ने अदालत की सीढ़ियां धीरे धीरे उतरी। बाहर धूप खिली हुई थी। सर्दी थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे गर्म वसंत आ रहा हो। अब सिर्फ एक काम बाजी था, पापा की समाधि पर जाकर उन्हें यह सब बताना। अनन्या ने आसमान की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे पापा बादलों के पीछे से देख रहे हों। अनन्या ने मन ही मन कहा, पापा, सब खत्म हो गया, अब आप शांति से सो सकते हैं। ठंडी हवा अनन्या के गालों को छूकर गुजरी। ऐसा लगा जैसे पापा उसके सिर पर हाथ फेर रहे हों। अनन्या ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उसके सीने पर रखा भारी बोझ धीरे धीरे पिघल रहा था। लंबे समय से दबे हुए कंधे अब सीधे हो रहे थे। आरोही ने अनन्या का हाथ फिर से पकड़ा। चलो, पापा के पास चलते हैं, एक साथ। अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ मां, एक साथ चलते हैं। दोनों एक साथ चलने लगीं। सर्दियों की धूप उन दोनों की पीठ पर गर्मजोशी से पड़ रही थी। जैसे अंधेरे के बाद रोशनी आती है, वैसे ही अनन्या की लंबी सर्दी भी खत्म हो रही थी। सुनवाई के अगले दिन
अनन्या और आरोही कार में बैठकर पापा की समाधि की तरफ जा रही थीं। सुबह का वक्त था। सूरज अभी अभी उगा था। आसमान गुलाबी रंग का हो रहा था। अनन्या कार में खिड़की के बाहर देख रही थी। शहर की ऊंची इमारतें धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं और चौड़े खेत और छोटे गांव दिखाई दे रहे थे। खेतों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। सर्दियों का ननारा अंतहीन था। अनन्या ने अपनी गोद में रखी पापा की डायरी को देखा। पुरानी और फटी हुई कवर कोने घिसकर जर्जर हो चुके थे। इस छोटी सी डायरी ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। यह पापा का आखिरी तोहफा था। अनन्या ने डायरी को सीने से लगा लिया। आरोही ने गाजी चलाते हुए पूछा, क्या सोच रही हो पापा के बारे में? अनन्या की आवाज शांत थी। अब मुझे समझ आया कि पापा ने वह नोट क्यों छोड़ा था। वह आखिर तक मुझे बचाना चाहते थे। आरोही ने सिर हिलाया। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते थे। हाँ, अब मुझे भी पता है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। खिड़की के बाहर गुजरते नजारे आंसुओं से धुंधले हो गए। लगभग 1 घंटे बाद कार एक शांत समाधि स्थल पर पहुंची। सर्दियों की वजह से पेड़ सूखे थे, पर धूप गर्मजोशी से चमक रही थी। आसमान साफ था। बिना किसी बादल के नीला आसमान अंतहीन था। ऐसा लग रहा था जैसे पापा ने आज के लिए मौसम तैयार किया हो। अनन्या और आरोही कार से उतरी। उनके हाथ में गेंदे के फूलों का एक गुच्छा था। अनन्या ने खुद यह फूल चुने थे। पापा को गेंदे के फूल बहुत पसंद थे। दोनों धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगी। उनके पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराहट कर रहे थे। बर्फ से ढका रास्ता थोड़ा फिसलन भरा था, पर दोनों ने सावधानी से कदम बढ़ाए। ठंडी हवा चल रही थी, पर अनन्या को ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि आरोही उसके साथ थी। वे पापा की समाधि के पास पहुंचे। एक छोटा और सादा पत्थर लगा हुआ था। राजेश कुमार, एक प्यारे पिता, हम तुम्हें हमेशा याद करेंगे। अनन्या उस लिखावट को चुपचाप देखती रही। उसने पत्थर को सहलाया। ठंडा और सख्त पत्थर, पर ऐसा लगा जैसे उसके अंदर पापा हो। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। अनन्या घुटनों के बल बैठ गई। उसने गेंदे के फूलों को पत्थर के सामने सम्मान से रखा और धीरे धीरे कहा, पापा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं आ गई। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। उसका गला भर आया था। कहने के लिए बहुत कुछ था। पापा, आपने जो नोट छोड़ा था कि अगर सच में सब कुछ खत्म हो जाए तो पापा के नंबर पर मैसेज करना, मैंने उस पर मैसेज किया। अनन्या ने आंसू पोंछे। और फिर मां आ गई। सच में मां आ गई। आरोही अनन्या के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। यह सब पापा ने ही तैयार किया था। पापा ने मुझे बचाया, मरने के बाद भी मुझे बचाया। अनन्या के कंधे हिलने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। शुक्रिया पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरोही ने अनन्या की पीठ को धीरे धीरे सहलाया। अनन्या काफी देर तक रोती रही। अब तक रोके हुए सारे आंसू एक साथ बह निकले। सौतेली मां की मार खाते हुए रोके हुए आंसू, भूखे और ठंडे रहते हुए रोके हुए आंसू, पापा की याद आने पर रोके हुए आंसू, सारे आंसू एक साथ फूट पड़े। काफी देर बाद अनन्या ने आंसू पोंछे और फिर से कहा, पापा। वह औरत पकड़ी गई। सौतेली मां। सब कुछ सामने आ गया। अनन्या की आवाज थोड़ी मजबूत हो गई थी। पापा को मारने की साजिश, ब्रेक विराप करना, सबूत मिटाना, सब कुछ पता चल गया। अनन्या ने नाक से कोड़ी। अब पापा को इंसाफ मिल गया है। वह औरत जिंदगी भर जेल में रहेगी। अब वह कभी कोई बुरा काम नहीं कर पाएगी। हवा चली। पेड़ों की टहनियां धीरे धीरे हिलीं। ऐसा लगा जैसे पापा सुन रहे हों। अनन्या मुस्कुराई। पापा, मैं अब ठीक हूं, अकेली नहीं हूं। अनन्या ने अपने बगल में बैठी आरोही को देखा। मां मेरे साथ है। मुझे सच में मां मिल गई। पापा ने ही उन्हें ढूंढा है। आरोही की आंखों में भी आंसू आ गए। आरोही ने पत्थर को देखकर कहा, राजेश। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। शुक्रिया हमारी बेटी को बचाने के लिए। आरोही ने पत्थर के सामने घुटने टेके। उन मुश्किल सालों में अकेले सब कुछ सहते हुए आखिर तक उसे बचाने के लिए शुक्रिया। आरोही ने एक गहरी सांस ली। मुझे उसे पहले ढूंढना चाहिए था। ऐसा न कर पाने के लिए माज करना। 18 साल तक उसे अकेला छोड़ने के लिए माज करना। आंसू आरोही के गालों पर बहने लगे। अब मैं उसे बचाऊंगी। हमारी बेटी को मैं बचाऊंगी। आप शांति से सो सकते हैं। आरोही ने पत्थर पर हाथ रखा। ठंडा पत्थर, पर न जाने क्यों गर्म महसूस हो रहा था। अनन्या ने अपनी जेब से फोन निकाला और पापा के नंबर पर एक मैसेज भेजा। पापा, मां मिल गई। मैं अब अकेली नहीं हूं। शुक्रिया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। सेंड बटन दबाया।
कुछ देर बाद फोन पर एक जवाब आया। अनन्या चौंक गई। उसने स्क्रीन देखी। यह एक ऑटो रिप्लाई था, पापा का पहले से सेट किया हुआ मैसेज। अच्छा हुआ बेटा, अब एक दूसरे का ख्याल रखना, पापा ठीक हैं। अनन्या वह मैसेज देखकर फिर से रोने लगी। आरोही भी स्क्रीन देखकर रोई। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। पापा की समाधि के सामने मां और बेटी पहली बार एक साथ रोईं। काफी देर तक वे एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहे। काफी देर बाद दोनों अपनी जगह से उठे। अनन्या ने पत्थर को एक बार फिर देखा। पापा, मैं चलती हूं, फिर आऊंगी, मां के साथ फिर आऊंगी। हवा फिर से चली। ऐसा लगा जैसे पापा हाथ हिला रहे हों। अनन्या मुस्कुराई। अब सब सच में ठीक हो जाएगा। दोनों धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरे। आरोही ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ा। चलो अब घर चलते हैं। हाँ मां, अनन्या ने सिर हिलाया। घर, अब उसके पास भी एक घर था जहां वह लौट सकती थी। कोई इंतजार करने वाला था, कोई गर्म खाना बनाकर देने वाला था। अब वह अकेली नहीं थी। कार में बैठते हुए अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। पापा की समाधि वाली पहाड़ी दिख रही थी। धूप उस पर गर्मजोशी से पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पापा मुस्कुरा रहे हों। अनन्या ने मन ही मन विदा ली। अलविदा पापा, मैं फिर आऊंगी। मैं आपसे प्यार करती हूं, हमेशा प्यार करती रहूंगी। कार धीरे धीरे चलने लगी। अनन्या ने खिड़की के बाहर देखा। खेतों पर धूप बरस रही थी। सर्दी थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वसंत आ रहा हो, जैसे जमी हुई हमीन पिघल रही हो और नई कोपलें फूट रही हों। वैसे ही अनन्या के दिल में भी गर्माहट आ रही थी। आरोही ने अनन्या को देखकर मुस्कुराया। कुछ खाना है? पता नहीं, कुछ भी चलेगा। अनन्या भी मुस्कुराई। माँ जो भी बनाएंगी सब अच्छा लगेगा। आरोही ने अनन्या के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी, कुछ गर्म। अनन्या ने आरोही का हाथ पकड़ा। एक गर्म हाथ, माँ का हाथ। कार धूप में आगे बढ़ती गई। सौतेली माँ के अंधेरे से निकलकर सगी माँ की गोद में लौटी अनन्या, जिसे पापा ने मरने के बाद भी बचाया और 18 साल बाद फिर से मिली माँ बेटी। अब इन दोनों की एक नई कहानी शुरू हो रही थी। कहते हैं अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी आती है। अनन्या अब उस रोशनी में थी। अगर आज की कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो, तो हम भविष्य में भी आपकी जिंदगी में एक शांत सुकून बनकर कहानियां लाते रहेंगे। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है। और कहानी के किरदारों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। हम कामना करते हैं कि आपका आज का दिन और भी खुशगवार हो। यह जीवन की कहानियां थी।